हेलो एवरीवन, मैं हूं गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संसद की संरचना के बारे में। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। ठीक है, कौन कौन होते हैं? 3 इसके अंग हैं, 3 पार्ट हैं। एक तो राष्ट्रपति हैं और 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। सबसे ऊपर जो इसके हेड हैं, ठीक है, मतलब बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा, ये चीज़ है। तो सदन यानी कि हाउस तो 2 ही हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जहाँ पे लोग बैठेंगे, बातचीत करेंगे। प्रेसिडेंट कोई हाउस थोड़ी है, इसीलिए सदन तो 2 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, याद रखना। बाकी लोकसभा के और भी नाम जो होते हैं वो है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल क्यों बोला जाता है? क्योंकि लोगों के द्वारा यहाँ पे डायरेक्टली चुने गए प्रतिनिधि आते हैं, पीपल के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, तो इसीलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं, या इसको निम्न सदन भी बोला जाता है। वही राज्यसभा जो है इसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, मतलब स्टेट्स की काउंसिल है, ये स्टेट की सभा है जिसमें कि स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर भेजते हैं, तो इसको उच्च सदन भी बोला जाता है। 2 सदनों वाली इस संरचना को हम बोलते हैं द्विसदनीय प्रणाली। ठीक है, 2 यानी कि 2 और सदन मतलब कि एक कक्ष होता है, एक चैम्बर या एक हाउस हो जाता है जहाँ पे लोग बैठ के बातचीत करेंगे, मीटिंग होगी। ठीक है, तो द्विसदनीय का मतलब समझ गए। भारत की संसद की संरचना कैसी है? द्विसदनीय है। भारत की संसद की संरचना कैसी है? तो द्विसदनीय है। ठीक है, कौन सी प्रणाली है? द्विसदनीय प्रणाली। कंफ्यूज मत होना। कौन कौन से सदन है? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखो इनको पहचानते कैसे हैं। ये है आपके सामने नए संसद भवन में लोकसभा का कक्ष, और यहाँ पे जो है वो है राज्यसभा कक्ष का पत्रकार दीर्घा से लिया गया एक दृश्य। पत्रकार दीर्घा क्या होती है ना? प्रेस गैलरी होती है। मतलब यहाँ पर जो पत्रकार होते हैं वो बैठकर इस पूरे डिस्कशन को सुनते हैं, इसको नोट करते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं, पूरी की पूरी कार्यवाही को वो देखते हैं बैठ के, पत्रकार वगैरह जो होते हैं। तो वही होता है पत्रकार दीर्घा। ठीक है, तो देखो लोकसभा में जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको मोर की थीम यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये पीछे ग्रीन कलर में ये दिख रहा है और ऊपर छत पर दिख रहा है मोर के पंख टाइप से यहाँ पे डिजाइन बनाई गई है यहाँ पर। ठीक है, तो लोकसभा में तो मोर की थीम है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, और राज्यसभा में रेड थोड़ी सी थीम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, और ऊपर जो है इसकी छत पर कमल के फूल की थीम हमें दिख रही है। ठीक है, कमल के फूल की डिजाइन जो है वो दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों सदनों को पहचानना। कैसे पहचानेंगे? लोकसभा में मोर वाली थीम है और राज्यसभा में कमल वाली थीम है। याद आपको नहीं रखना है, मैं बस बता रही हूँ जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो ये हमने जो भी चीज़ पढ़ी हुई है वो दोबारा से हम उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो भारत के लोग लोकसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान से करते हैं, मतलब डायरेक्टली चुनते हैं। जो लास्ट लोकसभा के इलेक्शन हुए भी थे तो वो 2024 में हुए थे। अब अगले जो होंगे वो 2029 में होंगे, क्योंकि हर 5 सालों में लोकसभा के चुनाव होते हैं। ठीक है, कौन सा अधिकार होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। मतलब जो भी व्यक्ति 18 साल का हो चुका है उसको मत देने का अधिकार है। ठीक है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, चाहे उसके पास में पैसे हो या ना हो, वो चीज़ कुछ भी मैटर नहीं करती है। बस 18 ईयर्स होनी चाहिए और उसका अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें रजिस्टर होना चाहिए, तभी वो वोट दे सकता है। ठीक है, संविधान द्वारा इस सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या है 550। अब देखो यहाँ से कंफ्यूजन फिर हो सकता है। हमने क्या पढ़ा है कि लोकसभा में तो 543 सीट होती हैं, मतलब कि लोकसभा में सदस्य होते हैं 543। ठीक है, अब वही आपको बताना है मुझे कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने। तो 543 जो है ये प्रेजेंट नंबर है। ठीक है, फिलहाल में इतनी ही सीट्स हैं, मतलब इतने ही एमपी हैं, सीट नहीं, इतने ही एमपी हैं जो टोटल चुने जाते हैं। लेकिन अधिकतम संख्या 550 है, मतलब अधिकतम 550 हो सकती हैं सीट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हमारे संविधान में लिखा है। इससे कम ज़रूर हो सकती हैं, तो कम है 543 है, लेकिन 550 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो लोकसभा की मैक्सिमम संख्या क्या है? सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 550 है और प्रेजेंट संख्या क्या है? 543 है। याद रखना, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है,
राज्यसभा के सांसदों का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, इसमें भी निर्वाचक मंडल बनता है, तो इसमें जो स्टेट्स के एमएलएज होते हैं वो लोग इनडायरेक्टली राज्यसभा के सांसदों को चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, कौन सी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी आपको कमेंट्स में बतानी है। ठीक है, इस संबंध में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। राज्यसभा की आवंटित सीटों की संख्या जो है, मतलब जितनी सीटें राज्यसभा के लिए दी गई हैं, आवंटित मतलब दी गई हैं, और लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों की जो संख्या है, क्योंकि लोकसभा में जनता के डायरेक्ट प्रतिनिधि बैठते हैं। ठीक है, तो दोनों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या, दोनों ही प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर आधारित होती है। अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो सीटें उसी हिसाब से बढ़ती हैं, जनसंख्या कम होगी तो सीटें फिर कम होती हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने रिकॉल कर ली, पढ़ ली दोबारा से। अब आओ कि भारत के संविधान के बारे में कुछ बातें हम देख ले रहे हैं। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनेक पहलुओं को अन्य देशों के संविधानों से लिया गया है। मतलब हमारा भारत का जो संविधान बनाया गया ना, ये आपको दिख रहा होगा भारत का संविधान, तो इसको बनाने के लिए अलग अलग देशों में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को उठा लिया गया और संविधान में जो है वो लिख दिया गया। इसीलिए भारत का जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, सबसे लेंदी लिखित संविधान है। ठीक है, तो ब्रिटेन की प्रणाली ने हमारी संसदीय प्रणाली को प्रेरित किया। मतलब जो संसदीय प्रणाली हमें देखने को मिल रही है, लोकसभा राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट, ये ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है, क्योंकि ब्रिटेन में यही वाला सिस्टम है, संसद वाला सिस्टम है, और संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, तो यद्यपि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, जो स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई करी, और संविधान निर्माताओं जिन्होंने संविधान बनाया, इनके पास ऐसे अनुभव थे जिनमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की संरचनाओं में भले ही सीमित रूप में भागीदारी से प्राप्त व्यावहारिक अनुभव सम्मिलित था। मतलब कि ये जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन चल रहा था, इसमें सीमित रूप से कुछ भारतीय थे, लेकिन थे। ठीक है, ज़्यादा भारतीयों की हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन कुछ की थी। तो उसमें कुछ स्वतंत्रता सेनानी हैं, कुछ संविधान निर्माता हमारे आते हैं। तो इन्होंने इस शासन में, इसकी संरचना में, इसके प्रशासन में भाग लिया था। तो उन्हें व्यावहारिक एक्सपीरियंस है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज है उनको कि ये संसद की, इसमें क्या है कि संसदीय प्रक्रियाओं से परिचित उन्होंने करवाया। यानी कि ये संसदीय प्रक्रिया कैसे चलती है, किस तरीके से बहस की जाती है, कैसे इसमें काम किया जाता है, कैसे सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ों का अनुभव उन्हें हो गया था यहाँ पे काम करने से। और उन्होंने उसी अनुभव के बेसिस पर हमारे संविधान में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो लिखी। इसके साथ ही प्राचीन गणराज्यों की स्मृति की याद। ठीक है, गणराज्य मतलब कि गणराज्य क्या होता है, ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें शासन में लोगों की भागीदारी होती है। किसकी भागीदारी? लोगों की भागीदारी। जैसे लोकतंत्र में होता है ना, वैसे यहाँ पे गणराज्य में भी होता है, लोगों की भागीदारी होती है। और महाजनपद का कॉन्सेप्ट आता है एंशिएंट इंडिया में। महाजनपद मतलब कि प्राचीन भारत के बड़े बड़े राज्य थे, राजनीतिक क्षेत्र थे। तो कुछ महाजनपदों में तो राजा राज करते थे, शासक होते थे। ठीक है, और कुछ में ये गणराज्य होता था, मतलब वहाँ की जनता जो है वो देखती थी, कुछ समूह देखते थे वहाँ का कामकाज जो भी है। ठीक है, तो महाजनपदों के बारे में शायद आपने पढ़ा हो। ये इसमें क्या था, हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उसके बाद में ऋग्वैदिक काल आता है जिसको हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसके बाद में मतलब ये कॉन्सेप्ट होने लगता है ऋग्वैदिक काल से कि जन बनने लगते हैं, ट्राइब्स होती हैं, जन से जनपद बनने लगता है, छोटे छोटे एरिया जो है वो बनने लगते हैं। फिर जो जनपद हैं वो महाजनपद में जो है वो बदलने लगते हैं। ठीक है, अब बड़े बड़े राज्य यहाँ से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये टोटल जो थे वो 16 महाजनपद थे, और इसी में ही एक महाजनपद का नाम था मगध। ठीक है, और यही मगध जो है वो अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली मगध से ही मौर्य साम्राज्य खड़ा होता है। तो भारत का पहला साम्राज्य हमें यहीं से देखने को मिलता है फिर। ठीक है, महाजनपद के बाद से। तो फिलहाल महाजनपदों की जब बात की जाती है, गणराज्यों की जब बात की जाती है, तो ये भारत में काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लिए। और ग्राम सभा की परंपरा भी थी, मतलब गांव में सभा वाला सिस्टम था, गांव के लोग अपने फैसले वगैरह खुद लेते थे, जहां बुजुर्ग सामूहिक निर्णय लिया करते थे। मतलब पूरे समूह का निर्णय बुजुर्ग लोग जो है वो लिया करते थे, उन्हें सम्मान दिया जाता था।
और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा। अच्छा, पिछले चैप्टर में हमने एक एग्जाम्पल के साथ में समझा था, उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन पढ़ी थी, है ना। और उस इंस्क्रिप्शन में, इंस्क्रिप्शन मतलब अभिलेख या शिलालेख जो था, उसमें लिखा हुआ था कि जो ताड़ का पत्ता होता है, एक उसकी चिट बना ली जाती है, ठीक है। उस ताड़ के पत्ते पर उस कैंडिडेट का जो है वो नाम लिखा जाता है। जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव के लिए, तो उनका नाम लिखा जाएगा। एक पॉट में वो डाल दिए जाते हैं सारे के सारे पत्ते मोड़ मार के, और उसको फिर सील कर दिया जाता था, ठीक है। अब चुनाव का दिन जब आता था तो एक छोटे से बच्चे को बुलाते थे उसको, उसमें से एक चिट निकालने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल 3 जगह खाली थी जहाँ पर चुनाव किए जाने थे और 5 लोग खड़े थे चुनाव में, ठीक है। तो 5 चिट जो है वो इसमें थी, लेकिन 3 ही भरने हैं, तो 3 चिट्ठियाँ जो है वो इसमें से निकाली जाएंगी, ठीक है। तो पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली बच्चे ने। फिर एक जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होते थे, सम्मानित व्यक्ति, वो सबके सामने अपने हाथ खोल के दिखाते थे कि देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और उसके बाद में वो इस बच्चे की क्या करते थे, वो जो बच्चा चिट निकालता था उसको खोल के नाम बताते थे, ठीक है। और जो नाम बताया जाता था वही यहाँ पे चुन लिए जाते थे। तो ये सिस्टम हमने पढ़ा था ना। तो ये सारी चीज़ें भारत में काफ़ी प्राचीन काल से देखने को मिली हैं, ये हमारे लिए नया नहीं है, ठीक है। अब आगे आते हैं। संविधान निर्माण के समय इस बात पर व्यापक विचार विमर्श हुआ कि क्या भारत में द्विसदनीय व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं, मतलब कि 2 सदन वाला सिस्टम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या एक ही सदन रखें, ठीक है। बहुत सोच समझ कर ये चीज़ जो है वो फिर लेकर आई गई। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल एक प्रत्यक्ष रूप से चुना गया सदन, मतलब जिसमें जनता डायरेक्टली चुनकर भेजेगी अपने प्रतिनिधि को, तो वो वाला जो सदन है वो स्वतंत्र भारत के समक्ष यानी कि सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मतलब स्वतंत्र भारत के सामने जो भी चुनौतियां आएंगी फ्यूचर में, उनसे टैकल करने के लिए सिर्फ एक सदन काफ़ी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके लिए राज्यों की भागीदारी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने फिर संघवाद का कॉन्सेप्ट अपनाया, हमने 2 सदन जो है वो बनाए। संघवाद क्या होता है, इसका आप इंग्लिश टर्म भी लिख लो, फेडरलिज्म बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मैं इसीलिए लिखवाती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कभी आपके सामने ये टर्म बोल दिया गया जबकि आप जानते हो कि संघवाद क्या होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ इंग्लिश और हिंदी के एक विभाजन की वजह से आप ना समझ पाओ, तो वो मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो देखो संघवाद क्या होता है, इसमें केंद्र के पास में भी पावर होती है और राज्यों के पास में भी पावर होती है। तो इसकी भावना के अनुरूप राज्यों की परिषद बनाई गई, जिसको हम राज्यसभा बोल रहे हैं ना। इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई कि राज्यों की भागीदारी भी होनी चाहिए, और राज्यसभा की संरचना और उसके निर्वाचन की प्रक्रिया को भी अलग ढंग से निर्धारित किया गया। लोकसभा जैसा नहीं है राज्यसभा का सिस्टम। लोकसभा में तो डायरेक्टली चुन लेती है जनता, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को विधायक चुनते हैं हर एक स्टेट के, ठीक है। तो ये अलग ढंग भी यहाँ पे निर्धारित किया गया। भारत संघीय व्यवस्था का पालन करता है, सेम फेडरलिज्म ही है ये, ठीक है। इसमें क्या है, शासन की एक प्रणाली है ये फेडरलिज्म, जिसमें सत्ता का विभाजन होता है, पावर को डिवाइड किया जाता है। कैसे, जैसे एक तो सेंट्रलाइज तरीका होता है, केंद्रीकृत शासन होता है, ठीक है। इसमें सारी की सारी पावर एक ही इंसान के पास होगी, सेंटर के पास में होगी। एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत शासन, जिसमें पावर्स को बांटा जाता है, शक्तियों को बांटा जाता है। वही चीज़ फेडरलिज्म में भी होती है कि सत्ता का विभाजन जो है वो किया जा रहा है। केंद्र, राज्यों और स्थानीय सरकारों के बीच ये विभाजन किया जाता है। मतलब केंद्र के पास में भी अपनी कुछ पावर्स हैं, ठीक है, राज्यों के पास में भी अपनी कुछ पावर्स हैं, और स्थानीय सरकारों जैसे कि पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके पास में भी अपनी कुछ पावर्स होंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राजा के पास में, एक प्राइम मिनिस्टर के पास में ही सारी पावर है, ये चीज़ नहीं होती फेडरलिज्म में, याद रखना, ठीक है। तो यह व्यवस्था राष्ट्रीय एकता और स्थानीय सरकारों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। मतलब कि एक तरफ तो ये पूरे देश की एकता इससे बनी रहती है क्योंकि सबके पास में पावर है अपनी अपनी, ठीक है। कोई भी राज्य ये नहीं बोल सकता कि मैं भारत से अलग होना चाह रहा हूँ, नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ राज्यों और जो स्थानीय सरकारें हैं, स्थानीय क्षेत्र हैं, उनको भी अपनी ज़रूरतों के अनुसार काम करने की शक्ति मिलती है। यानी कि केंद्र भी मजबूत रहता है और राज्यों और स्थानीय सरकारों की भूमिका भी बनी रहती है। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है।
यही चीज होती है संघवाद में, जो कि सत्ता का क्या करा जाता है, विभाजन किया जाता है किस किस के बीच में, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में। लेकिन ये भारत की बात है, ये याद रखना, ये हर देश की बात नहीं है कि हर देश में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच में विभाजन किया जाएगा, नहीं, भारत की संघीय व्यवस्था याद रखना बस, ठीक है। तो यही थी भारत की संसद की संरचना, कि इसमें 2 सदन होते हैं और जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉरी प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने आपको समझा दिया। बाकी क्वेश्चन ये बने कि भारत की संसद की संरचना कैसी है, तो 2 सदनों वाली संरचना यानी कि द्विसदनीय प्रणाली यहाँ पे होती है, ठीक है। और लोकसभा के सदस्यों की मैक्सिमम संख्या कितनी है, तो 550 होगी। प्रेजेंट कितनी है, 543 है। 543 वाला कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। बाकी हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से प्रेरित है, किस देश से प्रेरित है, तो आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। क्लियर हो गया। और इसके अलावा और क्या आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संघवाद क्या होता है, तो संघवाद वही सत्ता का विभाजन या शक्ति का विभाजन होता है केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के बीच में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्य, किसके, संसद के कार्य, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हुआ हो कहीं पर भी तो उसको कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।